हेलो दोस्तों, 21 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। पहला आर्टिकल जो हम आज करेंगे वो है संविधान को लेकर। तो संविधान के 75 वर्ष चूंकि हो गए हैं, तो इस वर्ष पे डाक विभाग ने क्या किया है, विशेष आयोजन किया है। डाक विभाग ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम में, जो फिलाटेलिस्ट होते हैं तो डाक से संबंधित, तो नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम है नई दिल्ली में। वहां पे डाक विभाग ने 75 वर्ष संविधान के लिए विशेष आयोजन किया है। उद्देश्य क्या है? संविधान के मूल्यों पर चिंतन, नागरिकों को एकता, राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना। तो ये था 75 वर्ष पर डाक विभाग का। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ क्या है? तो हुआ क्या था 2005 में पहले सुनामी आई थी 4 में, तो उसके बाद 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था। तो 2005 अधिनियम के तहत, 5 में ही क्यों आया था? क्योंकि 4 में सुनामी आई उस टाइम। तो 6 में गठित हुआ एनडीआरएफ का। काम क्या करता है ये? कि आपदाओं के दौरान जो राहत होती है, तो आपदा के दौरान राहत, बचाव, पुनर्वास, ये सारे काम कौन करता है? एनडीआरएफ ही करता है ये सारे काम। तो इनकी 16 बटालियन है वैसे इनके पास, एनडीआरएफ के पास, जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। एक प्रत्येक बटालियन में इनके में जो सदस्य होते हैं 1149 वैसे होते हैं। तो इनमें जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईसीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सारे इनके अंतर्गत, मतलब इनमें शामिल बटालियन हैं इनमें। 2022 में एनडीआरएफ के 8 सदस्यों को विशेष पदक भी मिले थे। तो मेन है ये कि एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? 2006 में। किस अधिनियम के तहत? 2005 अधिनियम के तहत। अभी क्या मनाया गया है? दिवस मनाया गया था 19 जनवरी को, क्योंकि 2006 को 19 जनवरी को इनका गठन हुआ था। तो 2000 अभी 25 में 19 जनवरी को मनाया गया था एक इनके लिए महोत्सव। अगला है थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन सस्टेनेबल सर्कुलेशन। तो नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ है। सोसाइटी ऑफ, किस संस्था के द्वारा इसका हुआ है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमोबाइल का मतलब जो गाड़ी वगैरह बनती है, बाइक वगैरह बनती है, तो ऐसी कंपनी। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो वो SIAM, इनके द्वारा नई दिल्ली में एक थीम के आधार पर इस कॉन्फ्रेंस का गठन, मतलब आयोजन हुआ है। कौन सा थीम है? नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग है क्या? थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल सर्कुलेटी। इसमें क्या है? प्रमुख नीतियां इनकी, जैसे वाहन स्क्रैप नीति इनकी आई थी, जिसमें 15 से 20 साल पुरानी जो वाहन है उनकी हेल्थ का टेस्ट होगा। उसके बाद है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, जो व्हीकल की उम्र खत्म हो चुकी है उनके लिए नियम आए थे, मतलब 2025 में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन करना, ये सब इनकी मतलब इस जो जो इनका क्या हो रहा है, आयोजन हुआ है, उसमें ये नीतियां हैं, इन पे चर्चा हुई है। तो ये है। अगला है सातवां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग संवाद। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ। हमारा सातवां फ्रांस के साथ समुद्री सहयोग हुआ है। क्यों हुआ है? हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को सही करना। तो ये था। किसके साथ? फ्रांस के साथ आएगा। बड़ोदरा में 23वां दिव्य कला मेला का समापन हुआ है। कहाँ पे? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। तो वहां पे क्या हुआ? दिव्य कला मेला। तो पूछा जाएगा 23वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? तो बड़ोदरा में आयोजन हुआ है। उसके बाद है तीसरा, नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। माइंस वाला, खनन वाला मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ? कोणार्क का, जो उड़ीसा में कोणार्क है वहां पे हुई है। तो खनन के बारे में अब उड़ीसा में अभी सिंगापुर के साथ भी बैठकें वगैरह हो रही थी। तो उड़ीसा के कोणार्क वाले एरिया में नेशनल माइंस मिनिस्टर्स की समिट हुई है। तो कॉन्फ्रेंस हुई है। कोयला में यहाँ पे क्यों हुई है? क्योंकि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्रालय के अंतर्गत उड़ीसा में ये आयोजन हुआ है। अब उड़ीसा जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना है? भारत का खनिज भंडार है उड़ीसा में, मेन है खनिज भंडार। अपने भारत का लगभग 50% के आसपास क्या आयरन यहाँ मिलता है, 34% कुल खनिज मिलते हैं यहीं पे। बॉक्साइड हो, क्रोमाइट हो, सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? उड़ीसा में ही मिलती हैं। कोयला, चूना पत्थर, तो ये है। अब उड़ीसा के बारे में देखा हमने, माइंस मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुई है। अब उड़ीसा का थोड़ा मैपिंग देखते हैं। तो उड़ीसा का ये वाला एरिया है, कुछ जगह देख लेते हैं। तो उड़ीसा में देखो नदियां गिर रही हैं, कौन सी? ये
रही महानदी और ऊपर है महानदी के ठीक ऊपर ब्राह्मणी नदी। तो महानदी और ब्राह्मणी नदी ये रहे दोनों। और उसी के पास है कटक। कटक तट पे नहीं है, कटक कहाँ है, थोड़ा अंदर की तरफ है, तो उड़ीसा का कटक। और जो पुरी पुरी के मंदिर मिलते हैं वो ये वाला एरिया है, पुरी का जो मंदिर मिलते हैं, तो पुरी उड़ीसा में जो। और चिल्का झील जो लैगून है वो ये है। तो चिल्का झील, तो पुरी के साउथ में है चिल्का झील, और पुरी के उत्तर में कटक है, और उत्तर में ही क्या है, भुवनेश्वर है, जो उड़ीसा की राजधानी है, तो भुवनेश्वर है। तो ये कुछ जगह यहाँ की हैं। और जैसे राउरकेला है, ये राउरकेला जो यहाँ पे मेन है खनन वाले क्षेत्र के लिए, तो राउरकेला हुआ, बालेश्वर हुआ, संबलपुर हुआ, ये जगह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कोरापुट जो मेन, कोरापुट एक जगह है। तो ये उड़ीसा की हमने मैपिंग देखी। अगला है 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन किसका, मिशन विकसित भारत। विकसित भारत 1947 से 2047 में 100 वर्ष होंगे, तो मिशन क्या है, विकसित भारत बनाने का। उसी के लेकर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर में हुआ है। आयोजक कौन है, इंडियन अचीवर्स फोरम, रजत जयंती के अवसर पर। तो इंडियन अचीवर्स फोरम ने ये आयोजन क्या कराया है, मिशन विकसित भारत 1947 से 2047। प्रयोजक टाटा, एसबीआई, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ये क्या कराया है। हैदराबाद में, अब अगला है हैदराबाद में नई शूटिंग रेंज। कौन सी शूटिंग रेंज, जो ये 10 मीटर पिस्टल वाली और ये ट्रैक वाला, किसके लिए, जो आईपीएस के प्रशिक्षण देने के लिए, आईपीएस के जो अधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण वगैरह देने के लिए। तो शूटिंग रेंज बनी है यहाँ पे, 50 मीटर की भी है शूटिंग रेंज, के 10 ट्रैक बनाए गए हैं 50 मीटर के शूटिंग के। तो यहाँ कहाँ मतलब बना है, ये हैदराबाद में। तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे नई शूटिंग रेंज बनी है आईपीएस के लिए, तो ये बनी है हैदराबाद में। एक पुस्तक है जो पुस्तक चर्चा में काफी है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो काफी फेमस बुक है, पंकज मिश्रा की है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक क्या है, मध्य पूर्व जो एशिया उस पर प्रकाश डालती है, और यहाँ के वैश्विक प्रभाव जो अभी मानवीय संकट चल रहे हैं और भू राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उन सब पे है। तो नाम क्या है, इंडिया के व्यक्ति ही है पंकज मिश्रा, उन्होंने लिखी है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। उसके बाद है भारत यूरोपियन संघ के बीच 6 सूत्री योजना बनी है, मतलब कार्यक्रम हुए हैं भारत और ईयू के बीच में। जैसे सहयोग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, गुणवत्ता का उत्पादन, आधुनिक तकनीक है, ये सब है इनके उद्देश्य। तो भारत और यूरोप के बीच 6 मुद्दों को लेकर बातें हुई हैं। उसके बाद है अमेरिका में ट्रंप बने हैं, तो कौन से हैं वे राष्ट्रपति हैं, सबसे पहली बात तो 47 में राष्ट्रपति हैं। कौन से दल के हैं, तो रिपब्लिक पार्टी के। अमेरिका में दो ही पार्टी होती है, एक रिपब्लिक पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये किस पार्टी के हैं, रिपब्लिक पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो रिपब्लिक पार्टी के हैं। उसके बाद है अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कहाँ के हैं, तो उपराष्ट्रपति कौन है, वो है जेडी बेंस। तो उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी बेंस। तो ये हो गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देखें, कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति। तो अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे प्रत्यक्ष रूप से पॉपुलर वोट से नहीं चुना जाता है। पॉपुलर वोट क्या होता है, जो सीधे इंसान व्यक्ति देता है, वोट देता है, वो होता है पॉपुलर वोट। पर इनके यहाँ जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो अलग तरीके से चुना जाता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो वो देखते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज, तो इनके यहाँ राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो कैसे चुना जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य जैसे इनके राज्य कितने हैं, 50 राज्य हैं, तो इनके 50 राज्यों में से कैंडिडेट चुने जाते हैं जनसंख्या के आधार पर, और वो फिर वोट देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल से सुनते हैं, समझते हैं। मान लो कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 10 क्लास हैं, अलग अलग 10 क्लास है, फर्स्ट की सेकंड की ऐसे, या किसी भी तरीके से 10 क्लास है। और 10 क्लास में से कोई एक लास्ट में एक चुनना है, स्कूल का लीडर चुना जाना है कोई बच्चा। पर यहाँ पे सीधे वो वोट नहीं करेंगे उस बच्चे के लिए, पहले क्या होगा, हर एक क्लास अपना एक मॉनिटर चुनेगी। अब हर एक क्लास अपना एक मॉनिटर चुनेगी। अब मॉनिटर जब चुन लिए जाएंगे, ऐसे कैसे, जैसे कि हमने राज्य में एक व्यक्ति को चुन लिया अपने अपने राज्य में। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति वोट देगा अपने अपने जिले वाले व्यक्तियों को हमने चुना है, फिर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ऐसे चुना जाता है। तो मेन क्या होगा, कैंडिडेट सीधे वोट नहीं देते हैं, जैसे अपना पॉपुलर वोट होते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव में, इनके यहाँ कैसे होता है, इलेक्टोरल में। इसमें क्या है कि सीधे वोट नहीं मिलेंगे। वोट कैसे मिलेंगे, पहले क्या होगा, जो सबसे ज्यादा क्लास में बच्चे को वोट मिलेंगे वो चुना जाएगा, और वो फिर डिसाइड करेगा कि किसे मिलता है। और केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा और तरीके से है, देखें तो जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं,
पॉपुलेशन के हिसाब से वोट बांटे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अपने यहाँ होता है लोकसभा में अलग अलग वोट है, ऐसे ही पॉपुलेशन के हिसाब से इनके यहाँ वोट है। तो इनके यहाँ कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं, 538 इलेक्टोरल वोट हैं। तो 538 इलेक्टोरल वोट हैं, जो 217 जीतेगा वो वोट जीत जाता है। पर वोट कैसे पड़ते हैं तो उससे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 3 राज्यों का ले रहे हैं, ए राज्य, बी राज्य और सी राज्य। कैलिफोर्निया मान लो, टेक्सास मान लो, न्यूयॉर्क मान लो, कोई सा मान सकते थे। अब मान लो कैलिफोर्निया के पास 100 वोट हैं, टेक्सास के पास 50 वोट हैं और न्यूयॉर्क के पास 30 वोट हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे दो कैंडिडेट खड़े हैं, ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट खड़ा है। अब जिस कैंडिडेट को जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, टोटल सीटें उसी की मान ली जाएंगी। जैसे कि मान लो कैलिफोर्निया में 100 सीटें थी, कैलिफोर्निया में ए कैंडिडेट को 60 मिली, बी कैंडिडेट को मिली हैं 40। तो जो 100 की 100 सीटें वो किसकी हो जाएंगी अब, ए कैंडिडेट की, क्योंकि उसे ज्यादा मिली। ऐसे ही बी कैंडिडेट की। तो ऐसे करके जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी टोटल उसी की मान ली जाएंगी। तो ऐसे इनके राष्ट्रपति के चुनाव होता है। तो ये है। अब उसके बाद है विज्ञान पर भरोसे में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है, मतलब दूसरे स्थान पर। विज्ञान पर भरोसे का मतलब है कि लोग कितना ज्यादा साइंस को ट्रस्ट करते हैं। तो भारत में दूसरे स्थान पर, पहला स्थान मिस्र का है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग साइंस को प्रेफर करते हैं, मतलब मानते हैं साइंस को। भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका जो लगता होगा पहले दूसरे पर होना चाहिए, अमेरिका 12वें स्थान पर है, मतलब भारत से कम लोग वहां पे लोग साइंस पे विश्वास विज्ञान पे करेंगे। तो सर्वे नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये वाला। तो विज्ञान पे भरोसे के मामले में कौन है, भारत दूसरे नंबर पे और मिस्र पहले नंबर पे है, जबकि मिस्र एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पे साइंस पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये है। अगला है अंग्रेजों पे एक रिपोर्ट आई है कि अंग्रेजों द्वारा भारत से जो लूट की गई है उस पे ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है। तो उसमें बताया गया है कि 1765 से वही इलाहाबाद वगैरह की संधि से, बक्सर के युद्ध के बाद, तो 1765 से 1900 ईस्वी तक ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लूटे हैं, 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लूटे। और 25% मतलब 1750 का हिस्सा जो था वो मतलब 1750 में भारत का जो इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में हिस्सा था वो 25% था, मतलब एक चौथाई जो पार्ट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में था। मतलब हम कहते हैं, ज्यादातर पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ सबसे पहले आया, यूरोप में आया। यूरोप में कहाँ आया, ब्रिटेन में आया सबसे ज्यादा, और फिर यूरोप के अन्य कंट्री में। तो ऐसे पढ़ते, पर 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का 25% तो भारत ही से ही हो रहा था। अंग्रेज आए थे जिस टाइम स्टेब्लिश हुए थे, तो उस टाइम हमारा काफी अच्छा था। और जो उत्पादन 1900 में 25 से गिरकर केवल 2% रह गया, मतलब 25% पे अंग्रेज आए थे और 2% पे छोड़ के गए थे हमारा। तो मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारे यहाँ खराब ही किया था। तो ये एक रिपोर्ट आई है। तो वो अपने उपनिवेशवाद ने जो खाई बनाई थी, तो इसके संबंध में ये अच्छी रिपोर्ट है। अगला है देश के पहले घुमावदार रेलवे, जो घुमावदार केबल सड़क। तो ये जो केबल लगी होती है, केबल जो खंबे पे ऐसे 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 करके, तो ये घुमावदार ऐसे ट्रैक बनाया गया है। कहाँ पे है ये, 180 डिग्री का पूरा घूम जाएगा। तो 180 डिग्री का साड़ा को बरडोपुर और गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अड्डे से जोड़ेगा। मेन बात है गोवा के आसपास ये बना है, साड़ा को बरडपुर है, बरडपुरी से जोड़ेगा गोवा वाले एरिया में। तो गोवा के आसपास है देश का पहला घुमावदार केबल सड़क पुल। उसके बाद उत्तराखंड में क्या हुआ है, समान नागरिक संहिता आई है। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पे, उत्तराखंड में। वैसे हम पढ़ते हैं हमेशा शुरुआत से कहाँ पे थी, तो गोवा में थी। गोवा में कैसे थी, पुर्तगाली लेके आए थे क्रिश्चियन धर्म की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पे भी आई थी। अब बात करें अपने यहाँ इतिहास वगैरह का थोड़ा, तो अपने यहाँ पहले मनुस्मृति चलती थी। अंग्रेज आए थे उससे पहले अपने यहाँ मनुस्मृति चलती थी। फिर मुस्लिमों का चलता था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मतलब शरीयत जो चलती थी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। तो इनका चलता था शरीयत से, और भारत का जो चलता था वो मनुस्मृति से चलता था। इन दोनों के कानून अलग अलग थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन दोनों के, शरीयत के कानून और जो मनुस्मृति के कानून थे, उन्हें ज्यादा टच नहीं किया। सबके कानून अलग अलग बनाए रखे थे। क्यों बनाए रखे थे कि ज्यादा अगर हस्तक्षेप करेंगे, जैसे 1857 के बाद तो टच भी नहीं किया था जो कानून थे धार्मिक वाले, पर उससे पहले जब हस्तक्षेप करते थे तो डर रहता था हिंसा वगैरह ना हो जाए। तो क्या हुआ कि सबके कानून अलग अलग बनते थे। तो हुआ क्या, अपने संविधान में फिर 44वां अनुच्छेद जोड़ा गया था। 44वां अनुच्छेद जो क्या कहता है, समान नागरिक संहिता की बात कहता है
क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों के समय पर्सनल लॉ जो थे सबके अलग अलग थे। अब पर्सनल लॉ क्या होते हैं, जो जिसके बारे में ये है, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, ये संपत्ति का अधिकार, ये सारे पर्सनल लॉ होते हैं जो पर्सन से संबंधित होते हैं। तो सबके लिए अलग थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए थे। फिर क्या हुआ, 1950 में आके नेहरू और अंबेडकर ने सोचा कि यूसीसी को अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश अभी नया नया है, धीरे धीरे समाज के अनुसार इन्हें लागू किया जाना चाहिए। तो फिर इस वजह से उस समय टाल दिया गया था और 44वां आर्टिकल में डाल दिया था डीपीएसपी पे, कि धीमे धीमे जब देश की स्थिति सही हो जाएगी, सुधार लायक हो जाएगी, तो इसे क्या करना है, कर देना है। तो ये है। तो अब इसके बाद देखते हैं, तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो यूसीसी लेके आया है। तो कैबिनेट की स्वीकृति दे दी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2025 से ये क्या हो जाएगा, लागू होने की संभावना बताई गई है। तो कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब चुनाव आयोग का एक वैश्विक सम्मेलन हुआ है, चूंकि भारत का चुनाव आयोग सबसे बड़े दुनिया में चुनाव कराता है, लोकतांत्रिक। तो भारत में नई दिल्ली में अभी चुनाव आयोग का एक वैश्विक सम्मेलन हुआ है, जिसमें कई देशों के सम्मेलन में हिस्सेदारी करने के लिए लोग आए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भूटान, जॉर्जिया, नामीबिया, श्रीलंका वगैरह काफी दुनिया के देश आए हैं। तो चुनाव आयोग का कहाँ बैठक हुई है, नई दिल्ली में हुई है। अब चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था भारत में, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग की स्थापना के 76वें वर्ष पर आयोजित हो रहा है जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। तो 25 जनवरी 1950। उसके बाद है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु है। तो मंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर है, विश्व में 48वें नंबर पे, भारत में टॉप पे स्थान पर है। तो बेंगलुरु नहीं है, बेंगलुरु तो 273वां स्थान पर है। बेंगलुरु, मंगलुरु है जो है कर्नाटक में ही, वो सबसे टॉप पे है। और दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पे है आबू धाबी, और आज से नहीं है, 2017 से टॉप पे सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है आबू धाबी। तो ये है। उसके बाद है, देश का पहला राष्ट्रीय खाद्य तेल खपत सर्वे शुरू हुआ है। खपत किसने कराया, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहा है, अभी ये चल ही रहा है। तो अभी जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। अभी क्या है, आज चल रहा है। तो कार्यक्रम कौन करवा रहा है, खाद्य तेल पर खपत सर्वे कृषि मंत्रालय करा रहा है। खपत का पैटर्न कैसा है, तेल तिलहन के नए मिशन, इसके लिए आया है। उसके बाद है, भारत की विकास दर का अनुमान, तो मूडीज ने 7% रहने की संभावना बताई है। तो ये है। उसके बाद है, ग्वादर ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहाँ पे चालू हो रहा है। तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ग्वादर के आसपास कौन सा था, चाबहार था, जो ईरान में था, इंडिया ने डेवलप किया। वैसे ही जब भारत से चलेंगे तो इधर की तरफ कराची पड़ेगा, आगे चल के ग्वादर एक जगह पड़ती है। तो ग्वादर बंदरगाह है जो कौन डेवलप किया है, चाइना ने डेवलप किया है। और इसी के बराबरी के लिए हमने क्या, चाबहार बनाया है, कहाँ पे, ईरान में। तो चाबहार, तो ग्वादर पाकिस्तान में है, थोड़ा आगे चलने पे। तो ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बलूचिस्तान में चाइना के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, यहीं पे सबसे बड़ा पाकिस्तान का हवाई अड्डा भी बन गया है। उसके बाद है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, भारत में तीसरा स्थान पर भारत खिसक गया। अब इसमें भारत ने प्रदर्शन बुरा नहीं किया था, सेम है, पर इंडोनेशिया ने प्रदर्शन ज्यादा अच्छा कर दिया। तो चाइना टॉप पे, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। तो एडेल मैन ट्रस्ट बैरोमीटर है क्या, कि ट्रस्ट कितना है। तो भारत का स्कोर स्थिर रहा है, लेकिन इंडोनेशिया ने अच्छा किया। क्षेत्रीय विश्वास में, मतलब विश्वास कैसा है कंपनियों का वैश्विक स्तर पर, सरकार, मीडिया, इन सब एनजीओ को विश्वास को मापता है। तो जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, वो क्या मापता है, सरकार, व्यवसाय, मीडिया और एनजीओ में कैसा विश्वास है सबका। तो इनके विश्वास में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान पे आ गए हैं। ट्रंप अभी देख ही लिए, ट्रंप बने हैं। अब क्या हुआ है, कि ट्रंप आए तो उन्होंने कई सारे कार्यकारी आदेश जारी करे हैं। तो कार्यकारी आदेश को समझ सकते हैं अध्यादेश से, जैसे अपने अध्यादेश है आर्टिकल 123 में, वैसे ही कार्यकारी आदेश इनने जारी किए। अब कार्यकारी आदेश क्या होते हैं, सीधे कानून बन जाएगा, बिना उनकी जो संसद होती है कांग्रेस, उसकी मंजूरी नहीं ली जाएगी। पर सीमाएं वही है, कि आगे चल के कांग्रेस इन्हें रद्द कर सकती है, या उनके कोर्ट का अतिक्रमण अगर होता है किसी कोर्ट के कानून का, तो भी उसे निरस्त किया जा सकता है। तो अभी के लिए तो उन्होंने अध्यादेश, जो कार्यकारी आदेश हैं, वो जारी किए हैं। भारत है, वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। कैसा, कॉफी उत्पादक भारत बन गया है। तो भारत 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। भारत में कॉफी मुख्यतः कहाँ होती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और भारत से भेजी कहाँ जाती है, इटली, बेल्जियम, रूस वगैरह में भेजी जाती है। तो 7वां हो गया है। तो ये है, भारत मुख्य रूप से अनरोस्टेड कॉफी बीन्स का निर्यात करता है। अगर पूछ ले तो कौन सा, हम जो निर्यात कर रहे हैं वो अनरोस्टेड कॉफी बीन्स का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग बढ़ रही है। तो इस वजह से अभी ये चर्चा में चल रहा है। तो कर्नाटक से सबसे ज्यादा जाता है ये। तो ये था 21 जनवरी का आज का करंट।